तो ठीक है, स्वागत हमारे इस खूबसूरत से चैनल मिशन बोर्ड 2.0 के अंदर। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन में लिया हुआ है ये है। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब सिंपल सी है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड लिखिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या जितनी संख्याएं दी है इनका क्या लिखना है, आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। पहला क्वेश्चन लेते इसका फर्स्ट। 140 को क्या करना, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बहुत पहले बोला था कि आप क्या करिए, डिविजिबिलिटी जो रूल है, विभाज्यता का नियम, उसको एक बार ठीक है पढ़ लीजिए। क्लास 8 की बुक में, बुक पढ़ने की आदत डालिए हर। तो 2 से अगर देखा जाए तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 70 बार में जाएगा। 2 70 में जाएगा। फिर 2 से 35 बार में जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये 5 से 7 बार में जाएगा और 7 से 1 बार में जाएगा। इस तरह 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। किसी किसी बुक में या मैक्सिमम बुक में यहाँ 2 का घात 2 गुणे 5 और गुणे 7 लिखता है। ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। चाहे आप यहाँ तक लिखो चाहे यहाँ लिखो, दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिख के चले आए तो गलत है, ये लिखे सही है। ठीक है, दोनों सही है। ये आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, हमने 140 क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका ये, इसको गुणा करो। 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 7 140, है ना। देखो आप रहा इसका मतलब क्या है कि मेरा बिल्कुल सही निकला। एक तरीका ये भी होता है कि आपको ये अगर ये पता करनी हो कि हमारा ये अभाज्य गुणनखंड निकला सही है कि सही है, तो इसका गुणा करो। 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 दूना 7 40, 7 लिखा है। ठीक है, 40 ये होगा आपका। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। ऐसे इसका करिएगा। ठीक है, इसको बता देते हैं आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ये देखिए 3825। पहली चीज 2 से नहीं विभाजित होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है ना, यहाँ जो अंक लिखा है वो ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये चीज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तब 3 का क्या रूल है? 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि इन संख्या को जोड़ो। 3 8 2 और 5, 5 2 7, 7 3 10 18, 18। तो इनको जोड़ने पर 18 है और 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 18 क्या होता है, 3 से विभाजित, 3 6 18 कट गया ना, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। चलिए 3 से करते हैं, 3 से करते हैं इसको। 3 से 3 एक कम 3 हो गया। ये कितनी, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 1 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 4 11 नहीं। ठीक है, अब देखिए आप देखो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 क्या आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 से कर रहे हैं, 4 एक हमारा क्या है, एक 4 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 से जाते हैं, 5 5 से 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 7 35 और 17 क्या है, 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, 17 जो खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपका जो 3825 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका फाइनल आंसर। ये सिंपल है। हो सकता है ठीक है किसी को इसमें दिक्कत हो रही हो, कैसे लिख दी, ये कैसे आ गया आखिर। तो बहुत ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं, ये आपका नहीं आता तो आप 3 8 2 5 में 3 से भाग कर लो। 3 एक कम 3 कट जाएगा, 0 आएगा। यहाँ 8 लिख लीजिए। 3 दूना 6, 2 आ जाएगा यहाँ से, इसको उतारो 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 हो जाएगा, इसको उतारो हो जाएगा 15 और 3 5 15, 3 5 15 हो गया ना कट। तो फाइनली 1275 1275 ही आया हुआ है, 1275 ही आया हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये सब करने की जरूरत आपको ना पड़े। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत ना पड़े, ये सब ना करना पड़े। इतना आप यही प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कैसे करना है इसको मौसम पर, महत्तम समापन। चलिए पहला क्वेश्चन 26 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, 91 दिया। 26 निकालते हैं अलग से, 26 का 2 13 26,
और 13 कम 91 निकालो, 91 का 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से होगा, 7 कम 7, 7 तरीके 21 और ये होगा 13 कम 13। तो इस तरह से 26 का जो आ गया वो हो गया इसका 2 गुणे 13 और यहां से 91 का जो आ गया अभाज्य गुणनखंड वो 7 गुणे 13। तो बताया गया था ना कि जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे गुणनखंड उसी वही हमारे का एचसीएफ होता है इसके पहले लेक्चर में। तो इनमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में वनिश 13 है तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। एलसीएम में यही निकालो, एलसीएम एलसीएम बोला निकालने के लिए क्या करना था, एलसीएम बताया था ना जो कॉमन उसको एक बार लिखिए 13 और बाकी जो संख्या है 2 और 7 उसको भी गुणा कर लो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 14 हो जाएगा या 13 दूना 26, ठीक है 26 गुणे 7 है ना, 13 दूना 26, 26 में 7 गुणा कर दो, 7 6 42 2 4 और 7 दूना 14 4 18 182 कितना गया 182। ये इसका क्या आ गया लसो आ गया और ये क्या आ गया इसका मौसो आ गया। अब आंसर चेक करते हैं इसका, ठीक है क्या करना है इसका करा जांच करते हैं, जांच किया जाए इसका। जांच क्या ना क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यही है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लसअ गुणे मौसा, यही हो गया। चलिए करते हैं देखते हैं। तो दो संख्या है क्या आपके, दो संख्या आपके 26 है और 91 है। अच्छा लौसा कितना आया, लौसा इसका आया 182 और मौसा कितना आया इसका, मौसा कितना आया, मौसा आ गया इसका 13। गुणा करो आप 26 में 91 का, ठीक है 91 में 26 का गुणा करिए कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 9 14, 2 1 कम 2 और 2 9 18 जोड़ो 6 6 3 और ये हो जाएगा 2, 6 4 2 6 8 5 13 3 और 2 1 1 2। तो इसका फाइनली कितना आएगा 2366, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया। अब इसका भी चेक कर लो कितना हो रहा है 182 में किससे गुणा करना 13 से, 3 दूना 6 3 बार 24, ठीक है 3 दूना 6 3 बार 24 3 का 3 5 हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 2 और 1 8 8 और 1 कम 1, ये हो जाएगा 6 6 8 5 13 और ये हो जाएगा। तो ये भी कितना आया, ये भी आ गया आपका 2366, 2366। तो देख रहे हैं जी लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। तो इससे चेक हो गया कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है करा ना कि जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल ये हो गया, तो हमने जांच कर दिया कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमने ये जांच कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि इसका गुणा किया दो संख्याओं का और आपने जो लौसा मौसा यहाँ निकाल लिया है उसका गुणा किया और दोनों जब गुणा करने पे ये कुछ और आ गया और ये कुछ और आ गया, ये 2366 है, यहाँ कुछ और आ गया यहाँ कुछ और आ गया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी इसीलिए ऐसा नहीं आ रहा। अगर आपने काम सही किया गया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये चीज आपकी बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। अभी हमने तुरंत इसके पीछे हमने सॉल्व किया था, यहाँ बस क्या है बस तीन संख्याओं की बात है 12 15 और 21, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड लेकिन बोला है देखिए अब अभाज्य गुणनखंड बोला है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से। जैसे पहला क्वेश्चन कहते हैं 12 का, तो 12 15 का ठीक है एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड 12 15 और 21 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 6 12 हो जाएगा, 15 यही रह जाएगा और 21 यही रह जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 3 6 हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 15 यही रहेगा और 21 यही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से 3 5 3 कम 3 3 5 15 और 3 7 21 और लास्ट में क्या आ जाएगा 5 1 कम 5 7 और लास्ट में आ जाएगा 7, ठीक है। अगर आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, अगर लगता है कि अब लास्ट में अगर आपके मालूम चले कि ये भाज आ गया, आप इसके बाद क्या होगा
क्योंकि ये भी अभाज्य अभाज्य है, तो आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 भी ले सकते हो। तो इसका एलसीएम जो है लॉसो जो आ गया, लॉसो इसका जो लॉसो आ गया वो कितनी हो गई आपकी, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे, ठीक कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तृतीय 12 12 5 60 और 420 हो जाएगा। 2 दूना 4 तृतीय 12 12 5 60 और 60 6 7 42 420 हो जाएगा। अब इसे क्या निकालना, मौसा निकालना, मौसा निकाल लेते हैं। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का गुणनखंड हो जाएगा। अब ऐसे देखिए ये आपको 12 का हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ऐसे ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5, ये 5 और ऐसे किसका हो जाएगा लास्ट में 21 का क्या हो जाएगा, 21 का 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इस 12 का क्या भाग गुणन खाया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 क्या आ गया, 15 का आपका आ गया 3 गुणे 5, ये 3 है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 है। और 21 का क्या आ गया, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। यस जब कितना हो जाएगा, मतलब मौसा कितनी हो जाएगी, मौसा इसकी मौसा तो बताया था कि क्या कि सब में कॉमन देखो आप, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, ठीक है, एक और 2 है तो इसमें भी कोई 2 नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी, इसका मतलब मौसा क्या जाएगा, इसका मौसा आपका और कोई संख्या ऐसा जो अभिनिष्ट हो, इसी आपका मौसा क्या जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या किया, हमने इसका मौसा निकाल लिया, ठीक। अच्छा एक और चीज है ना, आप चाहो तो इसी की हेल्प से, केवल इसकी हेल्प से लॉसा भी निकाल सकते हो, ये आप 9 भी करो ना, अगर मान लीजिए कर लिया आप तो इसकी हेल्प से लॉसा निकाल सकते हो। क्या करना था आपको, जैसे मान लो कहा था कि ये आपने मान लीजिए आप इसको किया ही नहीं, इस वाले को आपने नहीं किया, इस वाले को आपने नहीं किया, अब ऐसे कर दिया सीधे सीधे, और इसी का क्या निकालना को मौसा निकाल लौसा निकालना, तो क्या करें लौसा के लिए, लौसा के लिए क्या करोगे आप, देखो बता जो कॉमन है जो बेनिश उसकी एक बार लिखो, 3 एक बार लिख लो, बाकी जो है इसमें कौन बचा, 2 2 बार बचा हुआ, 2 गुणे 2 लिख लो यहाँ पे, इसमें क्या बचा 5, इसमें 5 लिख लो, इसमें क्या बचा है 7, इसमें 7 लिख लो, गुणा करो, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 5 7 और 7 42 420 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ इसको कर लो उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ऐसे भी नहीं कर सकता आपका, ठीक है। तो आप जैसे आपको सुविधा महसूस हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 है, मान लीजिए हमने 10 लिया, इसका करिए गुणनखंड, इसका फैक्टर करो आप, फैक्टर 10 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 5 आएगा, ऐसे है ना। 20 का फैक्टर करो तो होगा 2 गुणे 5 आएगा। 30 का फैक्टर करोगे होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब 0 खत्म, अब 0 9 खत्म वाली बात की 16 करो, यहाँ पे 16 करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 25 करो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 करो क्या आ जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं 45 ले लो, 45 हो जाएगा 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो एक चीज देखो ना आप कि जो भी संख्या, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है ना, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, उसमें 2 5 तो आया ही आया, चाहे वो 2 क्या हो सकता है 2 एक बार रिपीट हो, ये भी हो सकता है 2 2 बार रिपीट हो, या हो सकता है 2 3 बार रिपीट हो, या ये भी हो सकता है 5 एक बार आए, 5 2 बार आए, 5 3 बार आए। लेकिन इतना है कि जिस भी संख्या, जो भी संख्या होगी, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही आएगा। अगर उसके गुणनखंड में 2 नहीं आया, ठीक है, 2 और 5 नहीं आया, ये दोनों आना कंपलसरी है, 2 और 5 ये तो बिल्कुल अनिवार्य है, कहते ना अनिवार्य अनिवार्य है, ये आना जरूरी कंपलसरी है, तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इसके गुणनखंड में 2 5 दिख रहा है, इसके गुणनखंड में 2 5 दिख रहा है, भले 2 बार रिपीट हुआ तो आया तो है, इसके गुणनखंड में 2 5 दिख रहा है, यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है ना, तो वो संख्या एकदम कंफर्म है, उसके इकाई के स्थान पे 0 होगा। लेकिन अगर नहीं आता है, हो सकता है हमने किसी संख्या का गुणनखंड किया और उस संख्या गुणनखंड में केवल 2 ही आ गया,
या केवल 5 ही आ गया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 16 गुणनखंड देखो आप, तो 16 गुणनखंड केवल 2 आया है, 25 गुणन में केवल 2 आया है, इससे गुणन में 2 आया है तो 5 नहीं आया है, इससे गुणनखंड में 5 आया है तो 2 नहीं आया है ना। तो यहाँ क्या मतलब निकला, यहाँ मतलब निकला कि अगर कोई संख्या कहा जाए कि अगर उसकी इकाई स्थान में 0 आए तो इसका मतलब उसे गुणनखंड में क्या आना चाहिए, उसके गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 आने चाहिए। अगर 2 5 नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, कि ये होना चाहिए, आप मिटाते हैं इसको, होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो 6, ये जो लिखा है ना, ये आप कंफ्यूज मत हो, ये लिखा हुआ 6 टू दी पावर n, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 6 के घात n। कहने का मतलब है 6 के घात में n मतलब क्या हुआ, 6 घात, और n क्या है कि प्राकृतिक संख्या लिखा होगा ना, n एक प्राकृतिक संख्या, मतलब n की वैल्यू, अच्छा मान लो अगर 6 की जगह 1 ले लो, कितना आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 घात 2 करोगे कितना आएगा, 6 गुणे 6 2 बार हो जाएगा, 6 3 बार करोगे कितना आ जाएगा, 6 6 3 बार हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका गुणनखंड करो, इसका करो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 3 आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे आएगा ना। आप देखो इस 6 का ये वाला हो गया और इस 6 का ये वाला हो जाएगा। वैसे इस 6 का क्या आ जाएगा यार, 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3, मतलब यहाँ पे ही, ठीक है, सॉरी, है ना, 2 गुणे 3 ऐसे आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इस 6 का घात कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा उसके गुणनफल में, उसके गुणनखंड में केवल यही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। इसका मतलब इसके गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई, ठीक है, 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि 6 घात, मतलब इसे घात क्या लो, 4 ले लो, तो ये 4 बार, ऐसे 6 गुणे 6 4 बार लिखोगे तो इसको 4 बार, ठीक है, ये 4 क्या करना पड़ेगा आपको, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार लिखना पड़ेगा। और इसका भी फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर ये हो जाएगा, फिर एक बार और लिखना पड़ेगा, फिर एक बार और लिखना पड़ेगा, फिर एक बार और लिखना पड़ेगा, और फिर एक बार और लिखना पड़ेगा, 4 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चारों के लिए। मतलब यहाँ पे 6 घात कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कभी भी उसके गुणनफल, उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही नहीं, ठीक है, 2 और 5 कभी से गुणनखंड में, ठीक है, इसके जो भी गुणनखंड बनेंगे यहाँ पे, उस गुणनखंड में कभी 2 और 5 नहीं आएगा। इसलिए ये संख्या ना, ये जो 6 है, मतलब 6 घात कुछ भी लिखो, 6 का घात कुछ भी लिखो, इसके गुणनखंड, उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आने वाला है। इसलिए क्या होगा, ये कभी भी संख्या 0 पे, इसके इकाई स्थान पे कभी भी 0 नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या यानी के लिए संख्या 6 घात यानी 0 पर समाप्त होगी, तो 0 समाप्त होगी ही नहीं। देखो इसका कितना आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर कितना आएगा 36, है ना। इसका आंसर कितना आएगा 6 36, और 36 6 कितना आ जाएगा 200, ये हो गया। कभी नहीं होगा, मतलब इसके 0 पर समाप्त होगा ही नहीं, कभी 0 पर समाप्त होगा ही नहीं, 0 समाप्त होगा ही नहीं, 0 समाप्त होगा ही नहीं। तो यही क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप, क्वेश्चन करने का तरीका तुम्हें समझा रहा था कैसे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन करोगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ ना, एक बार आया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे देखो ये 3 है, ये ऐसे हो गया, ये कितनी है, ये, ठीक है, ये ऐसे है ना यहाँ पे, ये 2 गुणे 3 3 गुणे 2 एक ही चीज होती है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ध्यान दो आप, इसको मिटा, 6 का मतलब 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। और कितनी बार, एक बार, ये 6 ही लिखा है, देखो अब 6 लिखा हुआ, 2 गुणे 3 6, ये क्या लिखा हुआ 6 2 बार, मतलब 2 गुणे 3 एक बार, 2 गुणे 3 एक बार, ठीक है, ये हो गया। ये कितना लिखा, 6 3 बार लिखा, मतलब कि 2 गुणे 3 एक बार, 2 गुणे 3 ऐसे लिखा। ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 गुणे 3 एक बार, 2 गुणे 3 2 बार, 2 गुणे 3 3 बार, और 2 गुणे 3 4 बार। तो क्या इसको हम, इस बार इसको लिखे, क्या इसको हम 2 गुणे 3 के घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ, देखो ध्यान से। क्या इसको हम 2 के घात 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के घात लिख सकते हैं 3। वैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के घात 4 लिख सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर ब्रैकेट ओपन करोगे ना यहां से,
ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो क्या आएगा, 2 के घात 2 और 3 के घात 2। इसका क्या, 2 के घात 3 और 3 के घात 3। इसमें क्या होगा, 2 के घात 4 और 3 के घात 4। मतलब ये 2 बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, इसमें ये भी 4 बार रिपीट होगा और 3 भी 4 बार रिपीट होगा। तो अगर हम ऐसी अगर लिख देते 6 के घातीय, इसका मतलब क्या, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसके, और ऐसे घातीय लिख सकते हैं, और उसको खोलेंगे क्या होगा, 2 गुणे 2 के घातीय 2 के 2 के घातीय और 3 के घातीय लिख सकते हैं ना आप पे। यही चीज है ना, आप क्वेश्चन में दिया गया था। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से कि यहाँ पे 2 मतलब यन, मतलब 2 यन बार रिपीट हो रहा। अब 10 होगा तो 10 बार रिपीट होगा, अगर यहाँ 10 होगा तो 10 बार रिपीट हो रहा, और ये 3 कितना होगा, इतना रिपीट होगा। मतलब ये संख्या जो है इतनी बार लिखो, कितना हो बार लिखो, कभी भी 2 और 5 नहीं आने वाली है। तो कैसे लिखो सोल्यूशन में, घातीयन बराबर 2 गुणे 3, ये कैसे बताया था ना अभी, तुरंत यहाँ बताया है। मतलब जब 2 घातीयन गुणे 3 के घात यन, क्या लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 नहीं आ रहा, इसलिए इसलिए 6 के घातीय का मान निकालने पर ठीक है, नहीं 6 घातीय का मान ऐसे लिखो, 6 घातीय का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। और क्लियर कर लेते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। इतना काफी है, ठीक है, लिखना इतना लिख लोगे, आपको कुछ करना नहीं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम के अंदर ऐसे ही करनी है आपको। क्या लिखना है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, इसलिए 6 घातीय का मान, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, अर्थात इकाई का स्थान पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये होगा आपका चीज। ओके, एक किस्सा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ कर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, एक ये दिया संख्या, और एक दिया हुआ 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 6 5 4 गुणे 3, और एक और यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। जरा व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्या क्या है। तो आपको इससे पहले भाज्य और भाज्य की बात किया गया था। भाज्य संख्या बताया गया था कि वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होती हैं, एक और वो खुद स्वयं। जैसे कहा जाए 8 क्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। लेकिन 17 की बात किया जाए, 17 क्या हो जाए, केवल 1 से डिवाइड होगा और 17, ये क्या होगा हमारा भाज्य, और ये हो गया अभाज्य। और आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोल कर रखा था कि एक जो है ना, एक एक ये सारे संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, अगर लिखे चाहे ना लिखे, तो वही काम यहाँ करने वाले हैं हम, यही चीज यहाँ हम करने वाले हैं।
अगर ध्यान से देखो ना यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बीच में लाइन कर लेते हैं। 7 देखो तो क्या था, ये है 7 गुणे 13 और प्लस दो, यहाँ पे टर्म है, दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 13। देखो इसमें 13 दिख रहा है मैं यहाँ पे, तो यहाँ 13 निकल जाएगा, यहाँ 13 ये निकल जाएगा और यहाँ 13 ये निकल जाएगा। जब 13 निकलेगा तो 7 गुणे 11 बचेगा प्लस, और यहाँ 13 निकल जाएगा ना, इसके साथ एक का गुणा होता है, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ एक रहता है, ठीक है, हर संख्या के साथ एक गुणा होता है। यहाँ 13 निकलेगा मतलब जीरो नहीं बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो अगर 13 गुणे 11 कितना हुआ 77 और प्लस में 1, तो फाइनली जो आ गया इसका 13 गुणे हो गया 78। तो अब बताओ ये 13 गुणे 78 तो है ना, ठीक है, 13 गुणे 78 ना। अब ये 78 मतलब कि ये कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा, कोई, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे 5 गुणे 2 लिख दिया, इसका मतलब कोई संख्या तो होगा ना इसका, ये गुणनखंड किया गया होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है उसका, ये 10 होगा। और एक और छिपा, इसमें एक और छिपा हुआ है, 1 भी तो है। और ये भी तो देखो यहाँ पे 13 गुणे 78 दिया हुआ है, तो 2 तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ ऑलरेडी छिपा होगा। और इतना ही नहीं, आप चाहो तो 78 को भी और पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। मतलब कहने का ये है कि ये यहाँ जो भी यहाँ संख्या रही होगी, ठीक है, वो संख्या क्या रहेगी, भाज्य संख्या रहेगी। तो क्या लिखोगे कि क्या रहा क्वेश्चन में कि ये क्या मतलब कि यहां लिखोगे, अब इसको भी कर लो, इसको पहले इसको भी करो, क्या हो जाएगा 7। देखो इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, अगर ध्यान देखिए इसमें, इस पूरे में और यहाँ पे, तो 5 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 1, है ना। कितना हो जाएगा 6 7 42, ऐसे कर लो, 4 3 12 12 2 24 24 और गुणे 42, 7 6 42 और 4 3 12 12 24 24, ठीक है, सही है। तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूना 4, 24 दूना 48 और 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, 8 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 10, 1008। तो 5 और 1008, ठीक है, 1008 और प्लस में 1 हो गया, मतलब गया क्या हो जाएगा, इसमें मिटाते हैं इसको, ये गुणा किया था हमने, ठीक है, क्या किया था यहाँ पे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देखा था क्या आया था, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया आपका ये, तो 5 गुणे 1009। तो कारक व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या है, तो लिखोगी हाँ, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका 2 से अधिक गुणनखंड है, लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो 2 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ पे 1 छिपा होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा होगा, है ना, समझ रहे हो यहाँ पे। और इतना ये 1 छिपा चाहे ना छिपा अलग बात है, इसको भी कर सकते हो आप, इसको भी आप कर सकते हो। 78 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 39 लिखते हो ना, इसको इसको चाहो तो और भी लिख सकते हो भाई, कितना लड़ता था ना, 2 गुणे 39 लिख सकते हो इसको, देखो और हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम पे कर सकते हैं। तो एक सदी गुणनखंड हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 बाय। लास्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस का, मतलब इससे और भी क्या इसके बाद, नहीं इसके बाद नहीं। तो यहाँ किसी मैदान के, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब मान लीजिए एक मैदान है,
ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक रोड बनी हुई है ऐसे, कौन से, ये रोड बनी हुई है दौड़ने के लिए। ठीक है, ये रोड बनी हुई है। अरे यार, ऐसे इसके रोड बना हुआ है चारों तरफ, ऐसे ये रोड बना हुआ है। अब इसको पूरा कलर नहीं करेंगे, हल्का बस समझने के लिए कलर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रोड बनी हुई है। तो ये हमारा वृत्ताकार मैदान हो गया ऐसे। ठीक है, और इसकी तरफ क्या बना हुआ, रोड है ऐसे। रोड कुछ बहुत खराब बन गया, इसको सही कर लेते हैं। तो ये कौन सा कलर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है, ये वृत्ताकार मैदान है। ये वृत्ताकार पार्क हमारा मैदान है। ठीक है, और इसके किनारे क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है ऐसे। क्या बना हुआ है ऐसे किनारे, ऐसे ऐसे रोड बनी हुई है, जिसपे क्या करना है, बच्चे को दौड़ना है। तो यहाँ का चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब मान लीजिए अगर सोनिया यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट पे सोनिया है, ठीक है, सोनिया यहाँ खड़ी है ऐसे। ठीक है, ये सोनिया यहाँ पे, और सोनिया एक चक्कर कब होगा, जब यहीं से दौड़कर फिर यहीं आ जाएगी ना। एक चक्कर कहाँ होगा, जब वहीं से दौड़कर जहां से चला, ठीक है, जहां से चला वहीं दौड़कर फिर वहीं आ गया, तो एक चक्कर हो गया। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। वही पकड़ा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। किसको, एक मैदान लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, तो रवि वहां पे है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना लगता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, 12 मिनट, 12 मिनट। देखो दोनों क्या कर रहे हैं ना, ठीक है, दोनों समझ करो कि यहीं से सोनिया भी दौड़ना स्टार्ट कर दी और यहीं से रवि भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहीं से रवि भी, दोनों सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, ये रवि, ठीक है, रवि भी यही दौड़ रहा है। दोनों सेम पॉइंट है, दोनों का पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट से दोनों दौड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, सोनिया को रही है बस 18 मिनट में दौड़ी और वही पहुंच गई। और रवि क्या किया, रवि यहां से, ठीक है, दौड़ा और उसको 12 मिनट लगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों, ठीक, मान लीजिए, या कोई क्वेश्चन का अगर मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने साथ मिलेंगे। मान लीजिए दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ दौड़ा दौड़ा फिर आया, फिर से दौड़ाया, तो ये एक समय ऐसा आएगा ना जब दोनों आपस में मिलेंगे। याद करिए, जब मैंने वहां पे एलसीएम पढ़ाया था तो वहां एक घटना हो रही थी कि ऐसे कि ट्रेन है, ठीक है, 10 मिनट बाद चलती है, 15 मिनट बाद चलती है, 30 मिनट बाद चलती है, तो कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ क्या किया गया था, ये घटना ना, एक इवेंट है, घटना हो रही है जो एक समय पर हुई है, 12 मिनट बाद, मतलब कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, इसको जाने में 18 मिनट और 12 मिनट लग रहा है। तो ये क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 18 और 12 का। ठीक है, और 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 18 और 12 का, तो हमारा जो आंसर है वही होगा। तो 2 9 18, 2 6 12, 2 ये 9 रह जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 30 करिए, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, और लास्ट में 3 एकम हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसका जो एलसीएम आ गया, आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लॉसा कितना आ गया, लॉसा लॉसा आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 3, 2 दूना 4 और 4 नवा 36, 36। ठीक है, अरे 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, एक साथ हो जाएंगे।
ठीक है, जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किए शुरू में तो नहीं मिलेंगे, जैसे 36 मिनट होगा फिर क्या उसी पॉइंट पे दोनों फिर से एक बार और मिल जाए। ठीक है, मतलब पहली बार कब मिले थे, पहली बार तब मिले जब दौड़ना था, फिर क्या दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, 36 मिनट बाद फिर से यही मिल जाएंगे, फिर दौड़ना स्टार्ट कर फिर 72 मिनट बाद यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 36 का गुणा करते जाओगे तो वो जो टाइम है उसी में समय मिलते जाएंगे। तो हमको पहली बार बोला ना कि पहली बार कितनी मिलेंगे, तो पहली बार वो 36 मिनट पर एक दूसरे से, 36 लिखा हुआ, ठीक है, 36 मिनट पर एक दूसरे से वो मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट, 36 मिनट, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ठीक है बच्चों, हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने इस मैथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है लौसा मौसा के बेस पे। ठीक है, साथ में हमने इसमें आवाज गुणनखंड भी और सारी चीजें सीखी है। अगले लेक्चर में हो सकता है हमारा अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो। ठीक है, हो सकता है लास्ट लेक्चर हो या एक आध लेक्चर और हो सकता है, फिर उसके बाद हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, जो पढ़ाया गया उसको रिविजन करिए, ध्यान दीजिए खुद पे। ठीक है, मेहनत करिए, फिर मिलते हैं अगले नए जुनून के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सबको। ठीक है, थैंक यू।